मेरे सभी महारथियों का स्वागत है फिर से एक बार वेदांत महाराष्ट्र 11-12 पे। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन कौन से हैं एमएसटीसीटी के एग्जाम के लिए। बेटा आपको बताना चाहता हूं मैं कि ये अपना जो सिलेबस है 12th बोर्ड का फिजिक्स का, इसके अंदर टोटल 16 चैप्टर्स है, लेकिन सबका वेटेज सेम नहीं है, सबका वेटेज अलग अलग है। और इसमें 7 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनका वेटेज ऑलमोस्ट 7 मार्क्स का है आपके बोर्ड के एग्जाम में, और उसका वेटेज एमएसटीसीटी के लिए भी बहुत ज्यादा है। उसमें से ही अपना एक चैप्टर है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। फिर आप बोलोगे सर आपने रोटेशन छोड़ दिया, आपने तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड भी छोड़ दिया और आपने डायरेक्ट केटीजी पकड़ लिया। तो बेटा आपको बताना चाहता हूं मैं इसी वीक में एक मेरा और एक वीडियो आएगा जो लॉन्ग वीडियो बन रहा है। उसमें मैं आपको तीनों चैप्टर, जो पहला चैप्टर है रोटेशन डायनामिक्स, उसके बाद में है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, इसके ऊपर पूरा रिवीजन करवाने वाला हूं एक वीडियो के माध्यम से। और वीडियो थोड़ा लॉन्ग बन रहा है, ओके। उसका कंटेंट अभी मैंने प्रिपेयर किया है, उसका वीडियो लॉन्ग बन रहा है और आप उस वीडियो को भी देखना ना भूलिए। तो आज सिर्फ और सिर्फ केटीसी के बारे में, क्योंकि आप इसका इंपॉर्टेंस कम कर दोगे। फिर मैं चाहता हूं कि भैया इस चैप्टर को उतना रिस्पेक्ट मिले, इसलिए इसके ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो बना रहा हूं। चलिए, तो यहां पे आएगा केटीजी मोस्ट टाइम पे एमएसटीसीटी क्वेश्चंस, ओके। आपका एमएसटीसीटी लेवल पे ना, बोर्ड महाराष्ट्र बोर्ड के लेवल पे क्या क्या आ सकता है, कशा प्रकारे क्वेश्चन येऊ शकतात, त्याच्याबद्दल आपण माहिती घेणार आहोत, ओके। तर ठीक आहे, इथे काय सांगितलं पी इज इक्वल टू एनआरटी। तुम्ही म्हणाल सर इतना सिंपल फॉर्मूला, सर आपने इतना सिंपल फॉर्मूला बता दिया, सर ऐसा कैसे हो रहा है? ओके बेटा देखो, मला माहिती आहे की हा फॉर्म्युला खूप सिंपल आहे, पण याच्याशिवाय म्हणजे हे केल्याशिवाय दुसरं काही येणार नाही। म्हणजे आपल्या जीवनामध्ये जेवढं मिठाचं महत्व आहे तेवढं या फॉर्म्युल्याचं महत्व आहे, कळलं का? हा एकदम बेसिक फॉर्मूला, मला माहिती है कि ये जो फॉर्मूला भैया एकदम बेसिक फॉर्मूला है। ऐसा नहीं कि मतलब इसके ऊपर ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया बताइए आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, आपको मिल गए 2 मार्क्स, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हर जगह पे इसका बार बार उपयोग होने वाला है। जैसे कि आपको पता है कि कोई भी हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर भी बहुत सारी चीजें, मतलब हर जगह पे इसको यूज किया जा रहा है फॉर्मूला निकालने के लिए। जैसे मान लिया प्रेशर का फॉर्मूला निकाल लिया, फिर मुझे अगर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालनी है तो उसमें भी इसका यूज होता है, इसके फॉर्मूले सारे यूज होते हैं। तो ये सारी चीजें, तो मोस्ट टाइम फॉर्मूला है पी इज इक्वल टू एनआरटी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसमें पी क्या होता है? प्रेशर होता है। वी क्या होता है? वॉल्यूम होता है। नंबर ऑफ मोल्स, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स। उसके बाद में होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। उसके बाद में टी क्या होता है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन, ओके। अब इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आ सकता है? इसमें आएगा कि स्टेट द आइडियल गैस इक्वेशन। उसके बाद में कन्वर्ट द टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस टू केल्विन, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम यूजिंग पी इक्वल टू एनआरटी, है ना। मतलब ये थोड़ा अपना स्टेट बोर्ड के हिसाब से, लेकिन ये आपको फॉर्मूला याद रखना है कि एमएसटीसीटी के अंदर जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आएगा उसमें इसका यूज किया जाएगा। बाकी स्टेट बोर्ड का अगर आप चाहते हो तो ये क्वेश्चन आपको थोड़े से याद रखने पड़ेंगे कि भैया बोर्ड के एग्जाम में सब्जेक्ट टू टाइप के क्या क्वेश्चन आते हैं, तो ये क्वेश्चन आते हैं, ओके। इतनी बातें क्लियर हो गई, ओके। बाद में रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि ये फॉर्मूले के ऊपर सिंपल क्वेश्चन आते हैं, कुछ भी नहीं, सिर्फ आपको फॉर्मूला लेना है, वैल्यूज पुट अप करना है, डायरेक्ट आंसर कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी में आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है √3RT/m, है ना, √3RT/m। ये फॉर्मूला बिल्कुल आपको बाय हार्ट, मतलब बिल्कुल आपको याद रखना है भाई, इसको भूलना ही नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा मतलब आएगा, आईएमपी क्वेश्चन इसके ऊपर आएगा मतलब आएगा भाई, कोई इसको भूलेगा नहीं। √3RT/ मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस, ये आने ही वाला है, ठीक है। ऐसी बात हो गई, √3RT/m या फिर √3KT/m, ओके, इस प्रकार से ही। अब इसके ऊपर अगर मैं क्वेश्चन क्या आता है तो आपको पूछा जाएगा कि रूट मीन स्क्वायर और वेलोसिटी कैलकुलेट करो गिवन गैस के लिए। उसके बाद हाउ डज आरएमएस स्पीड चेंज विद व्हेन टेम्परेचर डबल्स। अगर आपने तापमान को अगर आपने डबल कर दिया तो आरएमएस स्पीड कितनी हो जाएगी, ये आपको ये पूछने वाले। विच गैस हैज द हाईएस्ट आरएमएस स्पीड, मतलब किसके पास में मैक्सिमम आरएमएस स्पीड होने वाली है, ये पूछा गया है। उसके बाद में कंपेयर द आरएमएस स्पीड ऑफ 2 डिफरेंट गैसेस। तो ये क्वेश्चन इसके ऊपर, मतलब समझ रहे हो ना कि स्पीड के ऊपर आपको स्पीड पूछा जाएगा एमएसटीसीटी में। उसके बाद में आपको कि तापमान के साथ में कैसा आरएमएस स्पीड चेंज होता है ये पूछा जाएगा। विच गैस हैज द हाईएस्ट आरएमएस स्पीड, ये पूछा जाएगा। कंपेयर आरएमएस स्पीड ऑफ द 2 डिफरेंट गैसेस, तो इनकी आरएमएस स्पीड को कंपेयर करना पड़ेगा, ओके। आरएमएस स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √of टेम्परेचर। मतलब आपको शॉर्टकट क्या चीज है, इसमें क्या याद रखना है कि मतलब हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, बाकी सारी चीजें कैंसिल आउट हो जाती है, बस सीधा एक चीज अपने को यूज करनी पड़ती है कि आरएमएस स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √of t,
तापमान को अंडर रूट ऑफ टी को ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आरएमएस स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ मास, इसके ये प्रोपोर्शनल है इस प्रकार से। ओके, मतलब ये मास को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और तापमान को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऐसी बातें यहाँ पर हो रही है। उसके बाद आप देख सकते हैं रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर स्पीड, है ना, मॉलिक्यूलर स्पीड में क्या बोला है यहाँ पे, रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर स्पीड। ओके, क्या बोला है आपके इसमें बोला गया है कि जो, तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है भाई, इसके अंदर ऑर्डर आपको याद रखना है कि आरएमएस स्पीड सबसे ज्यादा होती है एवरेज स्पीड से, है ना, इस प्रकार से। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। क्या बोला है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड अंडर रूट ऑफ 2 RT अपॉन m। एवरेज स्पीड की बात करें तो अंडर रूट ऑफ 8 RT पाई इंटू m, उसका आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला ये है। तो ये सारी बातें आपको, ओके, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, उसके बाद में एवरेज स्पीड और ये आरएमएस स्पीड, तो इनका ये रिलेशन है तीनों का। अंडर रूट में सारी बातें हैं इस प्रकार से, ये अंडर रूट में, इस प्रकार से अंडर रूट है। ओके, आरएमएस स्पीड पूछा जाएगा, कभी एवरेज स्पीड पूछा जाएगा, या फिर आपको मोस्ट प्रोबेबल स्पीड पूछा जाएगा, तो ये फॉर्मूला आपको आने वाला है। ओके, तो अगर बोर्ड के हिसाब से अगर हम देखें या फिर सीटी के हिसाब से, तो अरेंज द 3 स्पीड्स, है ना, अरेंज करना पड़ेगा कि मतलब कौन ज़्यादा कौन कम, ऑर्डर डिसाइड करो, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिलेशन, आपको करेक्ट रिलेशन बताना है। उसके बाद में रेशियो बेस्ड एमसीक्यूज, है ना, रेशियो बेस्ड एमसीक्यूज आपको यहाँ पर लेने, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर करनी है। उसके बाद अगर आप देख सकते हो कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी, है ना, एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो रहा है यहाँ पर, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पर हो रहा है 3/2 kBT, है ना, KB, है ना, आप बोलो KT मतलब क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट है यहाँ पे, है ना, जो अपना बोल्ट्जमान कांस्टेंट है वो हमने यहाँ पर लिया गया है। तो 3/2 KB, इसको मैं KBT बोलता हूँ क्योंकि वो बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। यहाँ पर KT लिखा हुआ है तो KT लिख सकते हैं आप, KBT लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका याद रखना कि ये बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, ओके, इसलिए वो B लिखा जाता है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर बोली गई है, उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, ये तापमान के ऊपर डिपेंड करता है। काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर, देखो तापमान दिया, मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन बढ़ गया, मॉलिक्यूल्स का मोशन बढ़ गया, मॉलिक्यूल का मोशन बढ़ गया तो एनर्जी उसकी बढ़ गई है, सिंपल सी बात है। मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है तापमान के ऊपर। ओके, इंडिपेंडेंट ऑफ द गैस टाइप एंड प्रेशर, मतलब कौन सा गैस है इसके ऊपर काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है क्या, बिल्कुल नहीं। उसका ना प्रेशर कितना है इसके ऊपर डिपेंड करती है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर फॉर्मूले में आपको क्या दिख रहा है, 3/2 kBT, मतलब बोल्ट्जमान कांस्टेंट की बात हो रही है, उसके बाद में T की बात हो रही है, मतलब सीधा सीधा संबंध है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ में, मतलब काइनेटिक एनर्जी का सीधा संबंध है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ में। आप बोलोगे सर एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, जो भी तापमान केल्विन में मेजर किया जाता है उसको लेता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, उसको लेता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके, समझ में आ रहा है। ओके, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या सकते हैं, व्हाट हैपेंस टू काइनेटिक एनर्जी इफ टेम्परेचर डबल्स। मान लीजिए कि आपने तापमान को डबल कर दिया, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, डबल हो गई, क्योंकि सीधा सीधा संबंध है यहाँ पे। ओके, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम बेस्ड ऑन काइनेटिक एनर्जी, मतलब ऐसे ही आ सकता है, मतलब डबल कर दो, इसको डबल कर दो तो कितना आएगा, इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसको 3 टाइम कर दो, 4 टाइम कर दो तो क्या क्वेश्चन आ सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर आ सकते हैं। ओके, डिग्री ऑफ फ्रीडम, देखो उसमें हमने देखा था कि मोनोएटॉमिक गैस है, डायएटॉमिक गैस है, पॉलीएटॉमिक गैस है। डिग्री ऑफ फ्रीडम, मान लीजिए एक ऐसा पार्टिकल है, एक छोटा सा बॉल है, तो वो तीनों जगह पे जा सकता है, मतलब ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस जा सकता है, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो जाती है। तो मोनोएटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो जाती है क्योंकि वो एक्स, वाई और जेड तीनों एक्सिस में घूम सकता है, राइट। तो यहाँ पर देखो मोनोएटॉमिक गैस के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 3 होती है, डायएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होती है, और पॉलीएटॉमिक गैस के लिए 6 हो सकती है, अभी 6 से ज्यादा हो सकती है। ओके, 6 तो होती है, या फिर 6 से ज्यादा ही होने वाली। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या सकता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ डिफरेंट गैसेस। हर मतलब देखो आपको बोला जाएगा मोनोएटॉमिक गैस है, आर्गॉन दिया, आपको बोला कि आर्गॉन का बताओ कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, तो आपको बताना कि 3 है। उसके बाद में बोला गया कि इंटरनल, है ना, अगर डायएटॉमिक गैस है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, तो 5 बोला जाएगा। आपको एग्जांपल दिया जाएगा डायएटॉमिक गैस के लिए आपको, ठीक है। उसके बाद में देखो इंटरनल एनर्जी कैलकुलेशन, इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो होता क्या है कि मान लीजिए कि एक पार्टिकल है ना, ये ऐसा घूम रहा है, एक पार्टिकल ऐसा घूम रहा है, तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब यहाँ पर Vx हो गया, यहाँ पर Vy हो गया, यहाँ पर Vz हो गया, ऐसे 3 डायरेक्शन में घूम रहा है। तो तीनों डायरेक्शन में उसके बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो अलग अलग है, Vx, Vy, Vz। समझ में आ रहा है, मतलब ये जो है एक मोनोएटॉमिक गैस, वो एक्स एक्सिस में जा रहा है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो Vx है, अगर वो वाई एक्सिस में जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी Vy है, अगर वो जेड में जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या है, Vz है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, 1/2 लिखता हूँ मैं, और यहाँ पर लिखता हूँ मैं m Vx का स्क्वायर। तो ये जो एक छोटा सा पार्ट होता है एनर्जी का, मतलब उसके बाद 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना, उसमें से एक पार्ट हो गया, तो उसकी जो एनर्जी होती है वो 1/2 kBT होती है।
है ना, KT 1/2 KT इतना वो कंट्रीब्यूट करता है। उसी प्रकार से अगर मैं तीनों को ऐड करता हूं तो ये क्या बनेगा 3/2 KT, क्योंकि 1/2 मतलब ये x एक्सिस का 1/2 हो गया, y एक्सिस का 1/2 mv² हो गया, मतलब 1/2 mvx² हो गया, 1/2 mvy² हो गया, 1/2 mvz² हो गया। इस प्रकार से ये काम करता है। तो ये टोटल 1/2 kbt 1/2 kb 1/2 kt 1/2 kt, तो ये बनेगा 3/2 kt। ओके, इस प्रकार से ये काम करता है। इस प्रकार से आपको इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए पूछा जा सकता है, ओके। स्पेसिफिक हीट रिलेशन क्या होता है, स्पेसिफिक हीट रिलेशन है ना। स्पेसिफिक हीट रिलेशन में ये मेयर्स फॉर्मूला है, तो उसमें Cp - Cv = R, Cp - Cv = R आपको फॉर्मूला याद रखना है। डेरिवेशन का अगर देखा जाए तो वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है, लेकिन एमएसटीसीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फॉर्मूला याद रखना है। Cp - Cv = R होता है। अनदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या होता है ना, तो ये एडियाबैटिक रेशियो बनता है, वो Cp/Cv बनता है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या है कि फाइंड Cp, Cv एंड एडियाबैटिक कांस्टेंट, है ना। ऐसा आपको Cp देगा तो Cv और ये पूछेगा गामा, आपको एक तो क्या करेगा, इन दोनों मतलब तीनों में से एक देगा, तीनों में से एक गायब रहेगा, दो दिए हुए रहेंगे, तीनों में से दो रहेंगे, आपको एक पूछा जाएगा। तो आपको एक तो डिवीजन करना है, एक तो मल्टीप्लिकेशन करना है, इतना ही है फॉर्मूले के अंदर। ओके, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स है ना, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकते हैं। उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि मीन फ्री पाथ यहाँ पर क्या होने वाले, मीन फ्री पाथ ना। मीन फ्री पाथ मतलब क्या होता है कि गैस के मॉलिक्यूल से, तो एक गैस का मॉलिक्यूल कितना मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर सकता है। क्योंकि होता है क्या है कि बहुत सारे जब मॉलिक्यूल्स होते हैं तो टकराते एक दूसरे के साथ में, बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टकराते एक दूसरे के साथ में। ओके, तो होता क्या है कि जब गैस की डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है तो वो गैस के मॉलिक्यूल्स को एक डायरेक्शन में जाना मुश्किल हो जाता है। ओके, तो ये देखो मीन फ्री पाथ की हम बात करें। मीन फ्री पाथ इज द एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल बाय द मॉलिक्यूल्स बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, है ना। मतलब क्या होता है कि दो यहाँ पर एक कोलिजन हुआ, ऐसा टकराया ये, ओके, मतलब जो भी हुआ समझो यहां तक, ओके ओके ओके, तो जो भी समझो यहां तक हुआ है, एक मिनट, हाँ चल, तो जो भी समझो यहां तक हुआ है, जो भी चीज यहां पर हुई है ना, जो भी चीज यहां पर हुई है कि मान लो यहां पे कुछ कोलिजन हुआ, ओके, यहां पर कोलिजन हुआ, ये टकराया, टकराने के बाद में इधर जा रहा है, ऐसा तो हुआ, ये दो कोलिजन हो रहा है, मतलब ये इधर कोलिजन हुआ फिर इधर कोलिजन हुआ, तो इस दोनों कोलिजन के बीच में ये पार्टिकल ने एक डिस्टेंस कवर किया है ना। दो कोलिजन के बीच में पार्टिकल ने क्या है, डिस्टेंस कवर किया हुआ है ना, डिस्टेंस कवर किया हुआ है। तो वो जो डिस्टेंस है दैट वी कॉल्ड मीन फ्री पाथ, कि एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल बाय मॉलिक्यूल्स, एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल बाय मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, दो सक्सेसिव कोलिजन में जो डिस्टेंस ट्रैवल किया जाता है मॉलिक्यूल के द्वारा उसको बोला जाता है मीन फ्री पाथ। ओके, समझ में आ रहा है। उसके बाद में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है ना, तो डेफिनेशन है, ओके, मीन फ्री पाथ का डेफिनेशन, तो डेफिनेशन तो यहाँ पर लिखा हुआ, ये आप लिख सकते हो। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मीन फ्री पाथ, कितना प्रेशर का इंपैक्ट पड़ेगा मीन फ्री पाथ के ऊपर। उसके बाद में कोलिजन थ्योरी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, तो ये सारी बातें आ सकती है आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद देखो रेडिएशन है ना, रेडिएशन का एक कंसेप्ट होता है। रेडिएशन में ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखो होता है क्या है कि जब बॉडी गर्म होती है, मान लो आपने बॉडी को तापमान दिया, तो वो क्या कर रही है, एनर्जी इमिट कर रही है। तो वो जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाता है वैसे वैसे मैक्सिमम रेडिएशन बाहर पड़ता है, और वेवलेंथ जो है रेडिएशन की वो कम कम होती जाती है। मतलब कम वेवलेंथ पे ज्यादा, मतलब ज्यादा जब रेडिएशन होता है वो कम वेवलेंथ पे ही इमिट किया जाता है। ओके, तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, मतलब अगर कोई रेडिएशन बाहर निकल रहा है तो वो रेडिएशन डिपेंड करता है तापमान के ऊपर, मतलब बॉडी का तापमान आपने कितने दिया। ओके, तो बॉडी का जो तापमान है वो प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के 4 पावर को। जो बॉडी का तापमान है मतलब बॉडी का जो रेडिएशन है दैट रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जो बॉडी का रेडिएशन है दैट रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब जितना आपने तापमान दिया बॉडी को, तो बॉडी का तापमान का आप 4 गुना कर दो, मतलब उसका पावर का 4 कर दो, 4 गुना नहीं, पावर 4 कर दो। तो उस केस में एकदम से इमिशन, जो मतलब इमिशन, तापमान थोड़ा सा भी बढ़ा है तो इमिशन बहुत ज्यादा बढ़ता है। मान लीजिए तापमान आपने डबल कर दिया, आपने तापमान को डबल कर दिया, आपने तापमान को डबल कर दिया, तो जो इमिशन है वो 4, इसका 2 to the power 4 के हिसाब से बढ़ने वाला है। समझ में आ रहा है। अगर आपने
तापमान को डबल कर दिया तो आप इसका जो इमिशन है उसको, अगर आपने तापमान को डबल कर दिया तो आप इसके मतलब समझ रहे हो, तापमान को अगर मैं डबल कर दिया तो इमिशन 2 to the power 4 के हिसाब से बढ़ेगा, मतलब ये बढ़ेगा देखो ना कितना, तो 2 to the power 4 मतलब 2 into 2 into 2 into 2, समझ में आ रहा है, मतलब ये 16 टाइम्स तापमान को डबल कर दिया तो देखो ना आप, समझ में आ रहा है, तो ये 16 टाइम्स 16 टाइम्स मतलब तापमान को डबल करो तो 16 टाइम ज्यादा इमिशन आपको मिलने वाला है, रेडिएशन आपको मिलने वाला है। ओके उसके बाद में वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है ना, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के अंदर है ना, तो वीन्स लॉ ये कहता है कि जो रेडिएशन निकल रहा है बाहर उसकी जो वेवलेंथ है ना वो तापमान को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जो वेवलेंथ है ना, जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ का और तापमान का क्या संबंध है, तो वेवलेंथ जो है लैम्बडा मैक्स ये तापमान को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ऐसा। ये है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, किरचॉफ्स लॉ है ना। किरचॉफ्स लॉ ये कहता है कि अगर कोई चीज अच्छा एब्सॉर्बर है तो अच्छा इमिटर बनने वाली। ओके मतलब हम अगर कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन लेते हैं तो ए लैम्बडा लेते हैं तो यहां पर आएगा ई लैम्बडा है ना, मतलब कितना इमिशन हो रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन, ऐसा संबंध होता है कि ए लैम्बडा इज इक्वल टू ई लैम्बडा, ऐसा संबंध होता है। तो बस कि ये रेडिएशन के 3 फॉर्मूले होते हैं, इतना ही आपको याद रखना है। स्टेट द लॉज, फॉर्मूला बेस्ड एमसीक्यूज है ना, लॉज आएगा आपको, फॉर्मूला बेस्ड एमसीक्यू आने वाले। ओके बस ये सारी चीजें यहाँ पर आने वाली। ओके रेडिएशन के अंदर 3 ही फॉर्मूले याद रहना आपको, एक है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, एक है वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ, एक है किरचॉफ्स लॉ, तीनों बातें। ओके अब देखो 1 मिनट फॉर्मूला रिवीजन है ना, देखो क्या क्या होने वाला है। देखो कि पीवी मतलब ये लिख करके रखो, अपने नोटबुक में लिख करके रखो, कहीं पर लिख करके रखो तो काम हो जाएगा। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी है पहला क्वेश्चन, वी आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का ये कंसेप्ट है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी का ये कंसेप्ट है 3/2 के टी। उसके बाद में ये मेयर्स रिलेशन है सीपी माइनस सी इज इक्वल टू आर। उसके बाद में ये स्पेसिफिक कैपेसिटी एडियाबैटिक कांस्टेंट सीपी माइनस सीवी, स्टीफन्स लॉ, पी प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 4, विन्स लॉ, लैम्बडा मैक्स इनटू टी इज इक्वल टू कांस्टेंट है ना। विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ हमने देखा ना कि लैम्बडा मैक्स जो होता है दैट लैम्बडा मैक्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/t, दैट लैम्बडा मैक्स प्रोपोर्शनल टू 1/t ऐसा होता है। तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर लैम्बडा मैक्स लेते हैं इज इक्वल टू लेते हैं हम कांस्टेंट इज इक्वल टू डिवाइड बाय लेते हैं हम टाइम। तो हम लैम्बडा मैक्स ले रहे हैं, यहाँ पे हमने लैम्बडा मैक्स लिया इनटू हमने टाइम लिया इज इक्वल टू क्या है कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये बात है। ओके इस प्रकार से। उसके बाद वी आर एम एस मतलब जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा रहेगी वी एवरेज से भी, और वी एम पी है ना मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, वो सारी बात। ठीक है इतना क्लियर हो गया। चलो भाई बहुत बहुत आपका धन्यवाद। ओके तो ऐसे ही मैं और भी वीडियोस बनाता रहूंगा, टेंशन मत लीजिए आप। इसी वीक के अंदर एक और वीडियो आने वाला है, थोड़ा लॉन्ग वीडियो, जिसके अंदर रोटेशनल मोशन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, ये सारा रिवीजन होने वाला है। मान लीजिए वो वीडियो कम से कम 2 घंटे का तो बनेगा। ओके तो उसके अंदर मैं सब कुछ चीज़ें कवर करवा के दूंगा आपको। वैसे तो तीनों चैप्टर बहुत खतरनाक है, लेकिन कोई बात नहीं, कंटेंट हम देखने की कोशिश करते हैं, कोर कंसेप्ट को ले लेंगे, उसको हम आपको पढ़ा देंगे और आपको कुछ एमसीक्यू भी करवा देंगे इसके अंदर। तो एक बड़ा वीडियो बनने वाला है। चलिए तो यहाँ पे रुकते बेटा, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।